Hello student, today our topic is वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले हमने लेवी स्ट्रक्चर पढ़ा था, वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी। आज हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशन, क्योंकि वेस्पर थ्योरी हमें कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने देखा कि हिटलर एंड लंदन ने क्या किया था 1927 में एक थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। उस थ्योरी का नाम क्या था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इन दोनों ने इंट्रोड्यूस किया और आगे जाके इसी थ्योरी को पॉलिंग एंड उसके जो साथी थे उन्होंने क्या किया, इसको डेवलप किया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल क्या होती है। तो ऑर्बिटल के बारे में हम क्या बोलेंगे? द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर, मीन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल। तो वो ऑर्बिटल क्या होगी? एक स्पेस है, एक स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी होने की पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो उसी स्पेस को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? ऑर्बिटल। मान लो कि ये कोई हमारा कोई एटम है, ए एटम है, तो इसके पास मान लो कि ये कोई स्पेस है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज द ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है? फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर। तो एटम्स होते हैं, उनके आसपास ऑर्बिटल्स होती हैं। उन्हीं ऑर्बिटल में हमें क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हो सकती है, इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। अब देखो, जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो किसके ऊपर है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है होती है, एटम के आसपास जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है उनके बीच क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग मीन मर्जिंग, क्योंकि एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर क्या करती है? ओवरलैप करती है, मर्ज करती है। तो उसी के बेस पे हमारी ये जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो मर्जिंग का ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बेस पे ही इसको एक्सप्लेन किया रहता है कि कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनते हैं बाय ओवरलैपिंग। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल ली है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के पास एक ही एटम होता है। तो हम क्या करते हैं कि H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज सिंपलेस्ट टू गिव अस द आइडिया किसके बारे में? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइड्रोजन है जो बेस्ट एग्जांपल है। जैसे द टू हाइड्रोजन एटम ए एंड बी। देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है, ए एंड दूसरा क्या है? बी। दो हाइड्रोजन एटम है। अब देखो, हैविंग न्यूक्लियस, दोनों के पास अपना न्यूक्लियस है। एक के पास Na न्यूक्लियस है, दूसरे के पास Nb न्यूक्लियस है। अब क्या है? हैविंग इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के पास अपना अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो फर्स्ट वाले केस में देखो, न्यूक्लियस के पास एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस के पास भी दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हमें डिनोट किया हुआ किसी इलेक्ट्रॉन को E A से और इसके इलेक्ट्रॉन को सेकंड वाले के E B से। अब देखो, ये स्ट्रक्चर में देखते हैं कि Na क्या है? न्यूक्लियस, और इसके आसपास क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। तो इसको E A से दिखाया हुआ है। उसी तरह दूसरे के बीच देखो, नाइट्रोजन क्या है? सेंटर में है, Nb नाइट्रोजन नॉट, न्यूक्लियस क्या है? Na से दिखाया गया है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि ये ऑर्बिटल में है। तो अब देखो, दो अलग अलग एटम हैं, ये दोनों अलग अलग एटम हैं, ए एटम एंड बी एटम। जब ये दोनों दूर है, लार्ज डिस्टेंस नो इंटरेक्शन। जब ये दोनों एटम क्या है? हाइड्रोजन के दोनों एटम क्या है? अगर दूर हैं तब इनके बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती। लेकिन एज अप्रोचिंग दे शो द इंटरेक्शन एंड रिपल्शन। लेकिन जब ये दोनों एटम क्या करेंगे? अगर दोनों एटम क्या करेंगे? एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे
उस टाइम पे इनके बीच क्या होती है, इंट्रैक्शन भी होती है और रिपल्शन भी होती है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल भी करते हैं। उसको हम समझेंगे कि जब दोनों के बीच, दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच अगर अट्रैक्शन होगी, तब वहाँ पे क्या होगी कि फोर्स बनेगी, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स बनेगी। उस टाइम पे क्या होता है, तो इसको हम समझें। द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स इलेक्ट्रॉन। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच होगी, जो एटम है, हाइड्रोजन का एटम ए है उसके बीच और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। जैसे कि यह हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के बीच और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। जैसे मैं ऐसे बनाता हूँ थोड़ा बड़ा करके, मान लो कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, एन से न्यूक्लियस, और इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच क्या होगी, इंट्रैक्शन होगी, जिसको कशिश करेगा। उसी तरह जो दूसरा न्यूक्लियस है एन बी एंड उसका इलेक्ट्रॉन क्या है, ई बी, इनके बीच भी क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के बीच और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब क्या है, सेकंड पार्ट है न्यूक्लियस ऑफ वन एटम इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। अब ये बोलता कि अगर क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे कि एक एटम का न्यूक्लियस क्या करेगा, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह बी वाला जो एटम का न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, ए वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब कि दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही, एक अपने खुद को इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, जैसे स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एच ए क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन ई ए को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। साथ में यही हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ई बी के इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। उसी तरह से बी हाइड्रोजन है, ये क्या कर रहा है, बी हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर। और ये एक साथ में क्या कर रहा है, अपने ई बी इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, मौजूद होती है। उसी तरह अगर रिपल्शन फोर्स की बात करें, रिपल्सिव फोर्स की बात करें, तो इन एटम्स के बीच, दोनों हाइड्रोजन एटम की बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन भी प्रेजेंट होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम लाइक ई ए एंड ई बी रिपेल करेंगे। जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल कर रहे हैं। उस तरह न्यूक्लियस दोनों के क्या करें, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम चार्ज है ये रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करें। तो इसका मतलब कि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट होती है। तो ये तो होगी हाइड्रोजन की एग्जांपल। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी प्रेजेंट है और ऊपर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो ये दो केस हो गए। और हमने देखा एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे, रिपल्सिव फोर्स से। और उस टाइम पे क्या होता है, जब ये अप्रोच करते हैं एक दूसरे की तरफ तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो एक स्टेज ऐसी आती है कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या होती है, बैलेंस हो जाती है, दोनों क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, मिनिमम एनर्जी हो जाती है, वहाँ पे मिनिमम एनर्जी हो जाती है दोनों एटम के बीच। तब क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और वो बॉन्ड क्या होता है, स्टेबल होता है। और इसी वजह से हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या करती है, एक बैलेंस स्टेज पे पहुंचती है। उस वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की क्या फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट एग्जांपल दी है
कि जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, उनकी ऑर्बिटल के बीच क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। उनकी ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होती है और उसी ओवरलैपिंग की वजह से हाइड्रोजन के बीच क्या होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे हाइड्रोजन के बीच, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो वो सारा का सारा किसकी वजह से बनेगा, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि किस तरह से ओवरलैपिंग होती है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम देखेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करती है, ये कहती है, फर्स्ट पॉइंट में देखो, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग, कि जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, जब वो बॉन्ड बनेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल की। एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से ही कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और वो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। ओवरलैप मीन मर्ज करेंगी, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, ओवरलैप करेगी। द एटम शुड बी क्लोज, वेरी क्लोज टू ईच अदर। द एटम शुड बी वेरी क्लोज। अगर ओवरलैपिंग होनी है तो दोनों के एटम क्या होने चाहिए, बहुत ही क्लोज होने चाहिए। मान लो कि ये हमारे दो एटम है, एक एटम ये है, एक एटम ये, तो ये दोनों एटम क्या होने चाहिए, एक दूसरे के नज़दीक आने चाहिए, ताकि ये दोनों क्या कर सके, ओवरलैप कर सके। जब दोनों के बीच ओवरलैपिंग होगी तभी क्या होगी, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये पहला पॉइंट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। दूसरे पॉइंट में बोलते हैं, ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैप। बोल रहे हैं कि जब ओवरलैपिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, जो एटम की जब एटॉमिक ऑर्बिटल पास में आएगी, ओवरलैपिंग होगी, उस टाइम पे क्या होना चाहिए कि जो ऑर्बिटल के बीच जो इलेक्ट्रॉन होने, जो ऑर्बिटल होती है उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, हाफ फील्ड होने चाहिए। ऑर्बिटल है वो पूरी फुल्ली फील्ड नहीं होनी चाहिए, ऑर्बिटल के बीच क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन हाफली फील्ड होने चाहिए। और उन इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। जैसे मान लो कि ये हमारी कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, मान लो कि ये हमारी पी ऑर्बिटल एक्स वाई जेड होती है, तो ये क्या होना चाहिए, सिंगली फील्ड नहीं होनी चाहिए, ये फुल्ली फील्ड नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए, हाफ फील्ड होनी चाहिए। अगर क्या होगा, पूरी के पूरी फील्ड होगी तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। साथ में क्या होगा कि जब ये ओवरलैपिंग होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, अपोजिट स्पिन। देखो जैसे दिखाइए, उल्टा करके दिखाया, और दूसरा स्पिन क्या है, नीचे करके दिखाया। एक क्या होगा बॉन्डिंग और दूसरा क्या है, एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। कि दोनों के स्पिन क्या होना चाहिए, एक बॉन्डिंग होना चाहिए, दूसरा एंटी बॉन्डिंग, मतलब कि उल्टे होने चाहिए, और साथ में हाफ फील्ड होनी चाहिए। ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए, हाफ फील्ड होनी चाहिए, तभी क्या होगा, ओवरलैपिंग पॉसिबल हो सकती है। ये आपको समझ आएगा जब हम इसकी कोई एग्जाम्पल करेंगे, तब आपको ये पॉइंट समझ आएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। ये बोलते हैं कि जब ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो वो 50% तक होनी चाहिए। दोनों एटम एक दूसरे के पास, उनकी ओवरलैपिंग 50% तक होनी चाहिए, पूरी की पूरी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। मान लो कि हमारे पास दो एटम की ऑर्बिटल आ रही है, तो वो 50% तक एक दूसरे से मर्ज होने चाहिए। 50%, ये नहीं कि न्यूक्लियस भी उसके पास आ जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल होती है एटम की, वो 50% तक एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग अच्छी होगी, वही ओवरलैपिंग क्या करती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा, बॉन्ड को एक दूसरे से अटैच करना डिसाइड करेगा। अगर ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी भी क्या करेगी, ज़्यादा लगेगी। ठीक है, मान लो कि ये दो ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, जितनी इनके बीच क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इनके बीच ज़्यादा होगी। तो जब ये ज़्यादा क्लोज होंगे तो इनको तोड़ने के लिए भी क्या एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसलिए बॉन्ड एनर्जी भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो क्या बोल रहे हैं ये,
कि एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल डिसाइड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी ऑर्बिटल क्या होगी, ज़्यादा क्लोज होगी, उतनी उनकी स्ट्रेंथ होगी, उनको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज़्यादा लगेगी। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रही थी। फिर क्या बोलता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है द टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि यहाँ पे दो तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल है। फर्स्ट क्या है, एक्साइल ओवरलैपिंग, या इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। एक्साइल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब एक्साइल ओवरलैपिंग से हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिसको सिग्मा इस तरह से डिनोट करते हैं, और इसी वजह से वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब एक्साइल ओवरलैपिंग को समझने के लिए, एक्साइल का मतलब क्या होगा कि उनकी जो एक्सिस होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एक्सिस होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होनी चाहिए, उनकी एक्सिस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी उनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अगर उनकी एक्साइल ओवरलैपिंग अलग अलग है तब क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो एक्साइल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब ये बोलता है कि एक्साइल ओवरलैपिंग को फिर से डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया है, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा क्या है, तो ओवरलैपिंग है वो दो तरह की है। एक है एक्साइल ओवरलैपिंग है, एक्साइल ओवरलैपिंग है, दूसरा हमारी है उसको हम बोलते हैं पाई ओवरलैपिंग, जहाँ उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है लेटरल ओवरलैपिंग, जहाँ उसको हाँ पैरेलल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो ये हमारे पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब क्या है, सिग्मा बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड है वो, सिग्मा बॉन्ड है उसकी ओवरलैपिंग को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब पहले सिग्मा बॉन्ड बनते कैसे, हेड ऑन हेड और एंड टू एंड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस द एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक जो ऑर्बिटल होती है, मान लो कि ये कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनका जो क्या होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और ये क्या होनी चाहिए, हेड टू हेड, ये वाला हेड और हेड मिलेंगे तभी क्या होगा, पॉसिबल है सिग्मा बॉन्ड, तभी पॉसिबल है ओवरलैपिंग, तभी पॉसिबल है। मान लो कि ये हमारे पास कोई पी ऑर्बिटल है एक, दूसरी पी ऑर्बिटल एक, अब दोनों के क्या होने चाहिए, मान लो कि ये इसका दोनों के साइन जो वेव फंक्शन है इनका दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दोनों क्या करना चाहिए, एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में आने चाहिए, तभी यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो इसको हमें साथ साथ समझते जाएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड है वो फर्स्ट क्या है, एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि जो हमारी एस ऑर्बिटल होती है, ये दोनों एस ऑर्बिटल क्या करेगी, जैसे एग्जांपल ले लेंगे हम, हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का हम लिख सकते हैं इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरह से दिखाया यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे दिखाया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम है, इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपोजिट स्पिन में है। अब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, जब ये अप्रोच करेंगे तो मर्ज होंगे, और ये हमारा इस तरह से क्या कर देंगे, ओवरलैपिंग दिखाएंगे, ये देखो। तो ये ओवरलैपिंग किस किस के बीच है, दोनों एस एस ऑर्बिटल, देखो दोनों के पास क्या है, एस ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे है, एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट क्या है, हाफ फील्ड है ये दोनों, एस एस नेवर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे जो फॉर्म बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। एस एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। इट इज स्फेरिकल सिमेट्री, देखो एस ऑर्बिटल क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन का कोई वो नहीं है, फंक्शन नहीं है यहाँ पे। अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस,
दोनों की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तो तभी ये क्या है पॉसिबल है एसएस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। तो ये किसकी एग्जांपल है, हाइड्रोजन की एग्जांपल है कि एसएस ऑर्बिटल हाइड्रोजन शो करता है। ओवरलैपिंग को समझने के लिए आप सबसे पहले आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन, कि उनकी जो, तो कह रहे थे कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम साइन, कि ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होगी तो उनके जो लोब्स होते हैं उनके ऊपर सेम साइन होने चाहिए। तो ये लोब्स होते हैं, ये क्या है, नथिंग बस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वो एक वेव की तरह क्या करता है, घूमता रहता है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, जब क्या होगा, सेम साइन होंगे दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के, तभी क्या होने चाहिए, उनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। जैसे हम पी ऑर्बिटल में देखें कि अगर देखो सेम साइन क्या करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तभी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। पॉजिटिव वाले करेंगे, समझो बॉन्डिंग वाले अप्रोच करेंगे, तभी ओवरलैपिंग होगी। एंटी बॉन्डिंग वाले करेंगे, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी, तो तभी क्या होगा, पॉसिबल है। लेकिन क्या होगा, अगर एक प्लस वाला अप्रोच करेगा, दूसरा नेगेटिव वाला अप्रोच करेगा, तब ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। अब देखो एसपी ओवरलैपिंग कैसे होती है, क्या होना चाहिए, एस ऑर्बिटल भी क्या होनी चाहिए, हाफ फील्ड होनी चाहिए, पी ऑर्बिटल भी क्या होनी चाहिए, हाफ फील्ड होनी चाहिए। एस ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड होनी चाहिए, पी ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो उसका कोई वो नहीं है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एस ऑर्बिटल है, तो ये क्या स्फेरिकल होती है, तो स्फेरिकल होने की वजह से इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है एस ऑर्बिटल में। तो ये दोनों क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे एस और पी एक दूसरे को, तो हमारी इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। इसकी एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें देखेंगे हम कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड नॉट सल्फाइड, किस तरह से ओवरलैप करते हैं। देखो हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। इस तरह फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2s 2p5। तो इसकी जो ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगरेशन होगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। पी ऑर्बिटल में ये कि हमारे पी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक देखो कि एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल का हाफ फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल का हाफ फील्ड है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे यहाँ दिखाया नीचे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हाफ फील्ड अप्रोच करेगा, पी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा हाइड्रोजन की तरफ, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा, हाफ फील्ड है, दोनों अप्रोच करेंगे। तो जब ये अप्रोच करेंगे तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है, और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल को कंप्लीट कर रहे हैं। उस वजह से क्या हो रहा है, हमारा sp ऑर्बिटल क्या हो रहा, फॉर्मेशन हो रही है। तो ये दिखाया हुआ किस तरह से sp ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो रही है, इनकी हमारी sp ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है। कि pp ओवरलैपिंग कैसे होती है, तो pp ओवरलैपिंग में क्या होता है कि p ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए, दोनों p ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए, हाफ फील्ड होनी चाहिए, और दोनों p ऑर्बिटल क्या करनी चाहिए, एक दूसरे को अप्रोच करना चाहिए। मान लो कि ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करने चाहिए, अप्रोच करेंगे और ये हाफ फील्ड होंगे। जैसे ये अप्रोच होंगे तो यहाँ पे क्या होगी, मर्जिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो इसको हम, इसकी एग्जांपल क्या है हमारी, जैसे BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, जब बोरोन फ्लोराइड बोल सकते हैं। अब बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p1। तो क्या हो गया, बोरोन की पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, समझो हाफ फील्ड है। उस तरह फ्लोरीन की क्या है, 9 है उसका एटॉमिक नंबर, और उसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p5। तो पी ऑर्बिटल यहाँ पे भी क्या होगी, हाफ फील्ड होगी। अब देखें
बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2s में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ p ऑर्बिटल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये तो हो गया बोरॉन का। फ्लोरीन का केस देखेंगे तो फ्लोरीन की 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमें कंसीडर करेंगे p का। देखें तो p में हम देख रहे हैं 1 2 3 x y z है, x में 2 है, y में भी 2 है, लेकिन जो z वाली ऑर्बिटल है वो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमें पता कि BF3 तो 3 फ्लोरीन है, तो इसका मतलब कि 3 फ्लोरीन की ऑर्बिटल p ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए, हाफ फिल्ड होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम इस केस में, क्या होगा कि जो हमारा बोरॉन है वो क्या करेगा, एक्साइटेशन स्टेट में आ जाएगा, एक्साइटेड कर जाएगा, उसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया, 1 इधर है, 1 इधर है। तो ये ऑर्बिटल किसकी है, बोरॉन की। तो बोरॉन की s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, pp ओवरलैपिंग में। अब देखो ये 3 जो ऑर्बिटल है ये किसकी है, 3 फ्लोरीन की। तो बोरॉन का जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल की किसी एक से, z के इलेक्ट्रॉन से क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। उस तरह x ऑर्बिटल जो किसकी है, बोरॉन की, p ऑर्बिटल में से x वाला है वो किसके साथ कर जाएगा, x के साथ कर जाएगा p ऑर्बिटल जो फ्लोरीन के हैं, ये भी फॉर्मेशन हो जाएगी। उसी तरह जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बचा y, तो वो क्या करेगा, जो फ्लोरीन के पास y ऑर्बिटल के बीच 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, बोरॉन की y ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो इस तरह से एक क्या बन रहा है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। 1 सिग्मा बॉन्ड sp की वजह से और 2 सिग्मा बॉन्ड pp की वजह से बन रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बॉन्ड बन रहे हैं, एक किसकी वजह से बन रहा है, sp की वजह से बन रहा है, और 2 बॉन्ड बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड pp की वजह से। तो इस तरह से हमारी ओवरलैपिंग होती है किसके बीच, हमारी pp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, जो किसके BF3 का केस है। अब हमारा है दूसरी हमारी पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, या फिर इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं, ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। जो हमारी पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग है, ये हमारे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। हमारी जो सिग्मा वो दूसरी ओवरलैपिंग थी एक्सियल ओवरलैपिंग, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है, लेकिन पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कौन करता है, हमारी पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी जो ऑर्बिटल्स होती है वो क्या करती है, साइड से, मतलब कि वो साइड से क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। जैसे ये हमारी p ऑर्बिटल है, पहले वो क्या कर रही थी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से कर रही थी, लेकिन अब वो क्या करेगी, साइड ओवरलैपिंग। समझो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा करेगा, ओवरलैप करेगा अपनी दूसरी ऑर्बिटल के ऐसे। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, अप्रोच करेंगे, और इस तरह से पाई पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ड्यू टू ओवरलैपिंग। तो pp ओवरलैपिंग या pp बॉन्ड फॉर्मेशन की एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके क्या करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ऑक्सीजन का फार्मूला एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। तो इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p4। उस तरह इसकी भी सेम होगी। अब इसमें हम किसको कंसीडर करेंगे, ये तो हम कंसीडर नहीं करेंगे 1s2 2s2 को, इसको 1s2, हमको किसको देखना है, 2p एंड 2p4, दोनों को 2p4 को देखना है, क्योंकि इसी में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन इसी में दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑक्सीजन के फर्स्ट ऑर्बिटल में देखें, p ऑर्बिटल में देखें, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो फर्स्ट जो ऑर्बिटल है x है, ये तो फुली फिल्ड है। उसी तरह दूसरे एटम के ये भी फुली फिल्ड है। तो किस किस के बीच होगी, z, इसका इलेक्ट्रॉन z का और इसका इलेक्ट्रॉन z। ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे,
अपोजिट स्पिन के, जैसे ये भी अपोजिट स्पिन है और इसका अपोजिट स्पिन इधर होगा, इस तरह ये भी अपोजिट स्पिन का होगा और इसका अपोजिट स्पिन है। तो ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल। तो इस तरह की ऑर्बिटल जब ये क्या होती है, पैरेलल तरीके से बनती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइड वाइज या साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग या पी पाई ओवरलैपिंग बोलेंगे। तो इसको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जैसे फर्स्ट जो पी ऑर्बिटल थी, इस तरह से फर्स्ट पी ऑर्बिटल है, मान लो कि एक पी ऑर्बिटल दूसरी पी ऑर्बिटल क्या कर रही है, ठीक है, एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है, एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की वजह से। लेकिन यहाँ पे दो पी ऑर्बिटल है, तो एक पी ऑर्बिटल इधर कर दो, दूसरी पी ऑर्बिटल इधर कर दो। आप इसको दिखा नहीं सकते, लेकिन इसको दिखाने के लिए मैंने इस तरह से दिखा दिया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि ऑक्सीजन में एक जो पी ऑर्बिटल बनेगी वो क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड की वजह से बनेगी, सिग्मा बॉन्ड की वजह से, जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं। और दूसरी जो हमारी ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग वो होगी किसकी, पाई की वजह से, पी की वजह से। और वो कौन सा बॉन्ड बनाएगी, पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। मान लो कि ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो एक बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है और दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो आई थिंक कुछ हद तक आपको अंडरस्टैंड होगा, और इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे कोई प्रॉब्लम होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।